हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। ये जो कवर पेज आप देख रहे हैं, ये एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए 50 प्रैक्टिस पेपर सेट की बुक है। और इस बुक में जो फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर है, सेकंड प्रैक्टिस पेपर है, उनका लेवल धीरे 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 बढ़ाया गया है। अगर आप फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर करते हैं तो उसका लेवल बहुत डाउन है, अर्थात राइटर के इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, राइटर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वर्क ऑफ आर्ट प्रेस्क्राइब्ड है एलटी इंग्लिश के सिलेबस में, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट में जो इसमें दिया हुआ है प्रैक्टिस पेपर, उसमें हमने केवल राइटर्स का इंट्रोडक्शन लिया है। क्योंकि जब हम किसी राइटर को क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला पर्पस होता है स्टूडेंट्स को उस राइटर को, उस वर्क ऑफ आर्ट को इंट्रोड्यूस करना। एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स ये जान सकें कि ये राइटर किस कंट्री को बिलोंग करता है, कब बॉर्न हुआ था, किस एज को बिलोंग करता है। ये सबसे पहला पर्पज़ होता है। तो इसी पर्पज़ के तहत इसका पहला मॉक टेस्ट बनाया है, जिसमें केवल बेसिक्स लिए गए हैं। जो लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स आपके सिलेबस में हैं एलटी के, उनके बेसिक्स लिए गए हैं। जो सिलेबस में राइटर्स हैं, उन राइटर्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं और 120 क्वेश्चंस बनाए गए। जैसे ही आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बढ़ते हैं, उसमें लेवल यहाँ से थोड़ा बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे हम वर्क ऑफ आर्ट की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। फिर उनसे धीरे धीरे डीप जाके उनके फ्रेजेस, उनके टर्म्स, उनके फिगर्स ऑफ स्पीच, उनकी थीम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मॉक टेस्ट 50 तक जब आते हैं आप, तो पूरा क्रक्स, पूरा निचोड़ जो है, एक तरीके से देखा जाए, सारे वर्क्स ऑफ आर्ट का, सारे राइटर्स का कवर कर लिया जाता है। तो इसी बुक का फर्स्ट मॉक टेस्ट, जिसमें केवल राइटर्स का इंट्रोडक्शन है, उसको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि एक आपको आइडिया मिल सके कि जब हम तैयारी करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं। तो ये तैयारी का फर्स्ट लेवल है, अर्थात इस बुक में लगभग 50 लेवल्स दिए हुए हैं आपकी प्रेपरेशन के। तो ये फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल पर हम सिर्फ बात करेंगे राइटर्स की लाइफ के बारे में, उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, उनके प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में, उनके फर्स्ट वर्क ऑफ आर्ट के बारे में, और जो लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं उनकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला मॉक टेस्ट, जो इस बुक से रिलेटेड है, इसी बुक से लिया गया है। आप चाहे तो इस बुक को अरेंज कर सकते हैं अपने पास की बुक शॉप से, या डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। और डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मेरी किसी भी बुक के पीछे दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप अगर मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप करते हैं तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉक टेस्ट। फर्स्ट मॉक टेस्ट एलटी ग्रेड इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए, और इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल बिल्कुल बेसिक होगा। आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं कि आपने इस राइटर का डेट ऑफ बर्थ क्यों पूछा है, इस राइटर का प्लेस ऑफ बर्थ क्यों पूछा है, ये तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है या नहीं आप तय कर सकते हैं, हमारी तरफ से हम तय नहीं कर सकते। हम केवल प्रेपरेशन कराते हैं, आपको बताते हैं उस राइटर का पूरा इंट्रोडक्शन, उस वर्क ऑफ आर्ट का पूरा इंट्रोडक्शन। आप सेलेक्टिव हो सकते हैं अपनी स्टडी में, हमारी तैयारी सेलेक्टिव नहीं होती। हम किसी भी चीज़ को A to G कवर करते हैं, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। आपको क्या अपने ब्रेन में रखना है ये आप तय कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रनीशा पीरियड। रनीशा जो इटली में शुरू हुआ था 14th सेंचुरी में, और 15th सेंचुरी में 1453 में जो सबसे बड़ी घटना हुई थी उसकी अटैक जो कॉन्स्टेंटिनोपल पे हुआ था, उसी रनीशा मूवमेंट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। और पूछा गया है इसमें कि कौन सी विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक विशेषता है इस रनीशा मूवमेंट की, दिए गए ऑप्शंस में। ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं। पहला है डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल नॉलेज, जी नहीं। दूसरा है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज, बिल्कुल सही, क्योंकि रिवाइवल ऑफ लर्निंग ही था रनीशा। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज एंड कल्चर, ये करेक्ट लग रहा है इस समय। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। फ्यूडलिज्म, नो। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, नो। तो दिए गए ऑप्शंस में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन लगा, जो इसके हिसाब से सही लगा, वो है ऑप्शन नंबर 2,
क्योंकि रेनेसां जो है इट मार्क द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन एंशिएंट ग्रीक राइटिंग। रोमन कल्चर में भी पर्टिकुलरली आर्ट में, फिलॉसफी में, साइंस में, इन सब में इंटरेस्ट को फिर से रिज्यूवनेट कर दिया गया था रेनेसां मूवमेंट के द्वारा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज रीस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660। आप जानते हैं 1660 में रेस्टोरेशन एज की शुरुआत हुई थी। रेस्टोरेशन, और जब रेस्टोरेशन एज की शुरुआत हुई थी तो चार्ल्स सेकेंड को किंग बनाया गया था फ्रांस से लाकर इंग्लैंड में। तो इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन इन इंग्लैंड इन 1660 मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। तो चार्ल्स सेकेंड को लाया गया था, ठीक है ना, और वहां पर राजा बनाया गया था इंग्लैंड का 1660 में। यहीं से रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ हीरोइक ड्रामा। आप जानते हैं हीरोइक ड्रामा रेस्टोरेशन पीरियड में लिखा गया, जिस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर थे वो थे जॉन ड्राइडन। इन्होंने कई सारे हीरोइक प्लेज लिखे, ठीक है ना, जिसमें जो हीरो हुआ करता था वो बहुत बैलरस हुआ करता था, बहुत ब्रेव होता था, थीम लव एंड वॉर हुआ करती थी, उसी की बात की जा रही है। तो उसकी विशेषता बतानी है, डिफाइनिंग फीचर बताना है उसका। पहला यूज ऑफ प्रोज, जी नहीं। फोकस ऑन लव एंड रोमांटिक थीम्स, ये होता था, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ हीरोइक वर्स, बिल्कुल सही, हीरोइक कपलेट का यूज होता था और ग्रैंड सब्जेक्ट्स चूज किए जाते थे हीरोइक ट्रेजेडी के लिए। ये ऑप्शन इस बी ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर है। फोर्थ ऑप्शन कैरेक्टर ड्रिवन साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं, हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द की फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर। रोमांटिसिज्म सबने पढ़ा है और इस मूवमेंट की शुरुआत 1798 में होती है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, ये आपको बतानी है। तो ध्यान दीजिए, एम्फेसिस ऑन रीजन एंड लॉजिक, जी नहीं, ये विक्टोरियन एज में आकर स्टार्ट हो गया था कि वो लॉजिक, रीजन, साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर चीज़ों को बिलीव करते थे, क्योंकि 1859 में बुक पब्लिश हो गई थी ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, जिसने साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा दिया था। नेक्स्ट है फोकस ऑन इमोशन एंड इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिव पोइट्री लिखी जाती थी, इमोशंस का रोल बहुत ज़्यादा था। इससे पहले की जो न्यू क्लासिकल पीरियड था उसमें इंटेलेक्ट का यूज़ होता था, उसमें थॉट्स का यूज़ होता था, इमोशंस का यूज़ नहीं होता था। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, क्लासिकल रूल्स एंड फॉर्म्स, नहीं, ये न्यू क्लासिकल एज की विशेषता है, ये रेस्टोरेशन पीरियड की विशेषता है, ये उसके बाद के पीरियड की विशेषता है, रोमांटिक एज की फीचर नहीं है। रिजेक्शन ऑफ नेचर, नहीं भाई, लव फॉर नेचर था इस एज में, तो ये ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और ध्यान दीजिए, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। अब मॉडर्न लिटरेचर पर आ जाइए, क्योंकि एलटी इंग्लिश के सिलेबस में मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज दोनों जोड़ दी गई, सिलेबस में ऐड कर दिया गया। तो मॉडर्निज्म में क्या था, अगर आप फीचर्स पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया गया, जी नहीं, ये तो कंटिन्यूएशन था। एक्सपेरिमेंटेशन विद लिटरेरी फॉर्म, ये बिल्कुल सही है जब आप पढ़ेंगे तो। फोकस ऑन नेचर एज द प्राइमरी थीम, नहीं, ये रोमांटिक एज की विशेषता है। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द ट्रेडिशनल राइटिंग कन्वेंशंस, नहीं, न्यू क्लासिकल पीरियड की बात है। इस एज में आकर इतने मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, हर राइटर अलग तरीके की पोइट्री लिख रहा था, कोई इमेजिज्म, कोई सिंबोलिज्म, समझ रहे हैं, हर तरीके की राइट, कोई दादाइज्म, आर्ट फॉर आर्ट्स, बहुत तरीके के मूवमेंट्स आ गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटेशन, सारे राइटर्स अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने डिफरेंट तरीके के स्टाइल अपना रहे थे, नई नई चीज़ें निकल के आ रही थी लिटरेचर में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और मॉडर्न एज में ही आप बेसलाइन को जानते हैं 1922 में, जहाँ से हाई मॉडर्निज्म माना जाता है। वैसे 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद मॉडर्न एज की स्टार्ट हो जाती है, विक्टोरियन एज जैसे ही ख़त्म होती है मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है।
और जब मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर वगैरह ये सब शुरू हो जाता है तो इसके बाद हाई मॉडर्निज्म कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हु कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल? ये मेटाफिजिकल जो टर्म है ये किसने कॉइन किया, ये आपको आंसर में बताना है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एक राइटर थे जिनका नाम था जॉन ड्राइडन। ड्राइडन ने ही डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बुक पढ़ी थी लाइफ ऑन काउले। उसके बाद उन्होंने कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, DONNE, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ये लाइन है ड्राइडन की, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये लाइन है ड्राइडन की। लेकिन ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को स्टडी करने के बाद कहा था, उनकी व्यूज़ मेटाफिजिकल पोइट्स में पढ़ने के बाद कहा था। ओरिजिनली इस टर्म को, मेटाफिजिकल टर्म को यूज़ किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लाइफ ऑफ काउले में। ध्यान दीजिएगा कहाँ यूज़ किया था, लाइफ ऑफ काउले में। और मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिकल का मतलब सांसारिक दुनिया। तो ये पोइट्स जो थे सांसारिक दुनिया से परे टॉपिक्स पर पोइट्री लिख रहे थे, उन्हीं को इमेजेस के रूप में लिखा करते थे। तो करेक्ट आंसर आपकी समझ में आ गया होगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये इसका करेक्ट आंसर है। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही मेटाफिजिकल टर्म्स का यूज़ किया था लाइफ ऑफ काउले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई? सबको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत 1789 में हुई। लेकिन तब क्या किया जाएगा जब 1789 एक से ज़्यादा ऑप्शन में आपके लिए दिख रहा हो? तब आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर इज 5 मई 1789। 5 मई 1789 को ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की घटना हुई थी, जब जो उस समय राजा थे फ्रांस में लुइस 16, उनके विरुद्ध ये रेवोल्यूशन हुआ था। तो जो सबसे बड़ी घटना थी वो 5 मई 1789 को स्टार्ट होती है, जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट माना जाता है। नेशनल असेंबली का गठन कर दिया जाता है कॉमन लोगों के द्वारा, वो अपनी नेशनल असेंबली बना लेते हैं और कहते हैं ये असेंबली तब तक चलेगी जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता। तो 5 मई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। किस एज में लिटरेचर में प्री रैफलाइट मूवमेंट आया था? ये मूवमेंट था जहाँ रैफल जो रेनेसां आर्टिस्ट थे उनसे पहले की आर्ट को, ड्राइंग्स को, पेंटिंग्स को बहुत प्योर जेन्युइन माना जाता था, और ये लोग कहते थे रैफल के बाद की जो पेंटिंग है वो करप्ट हो गई है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था जिसमें न्यूसन वगैरह थे, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चला था। और एक एस्थेटिक मूवमेंट भी था 1890s के दौरान आके। तो आपको बताना है किस एज में इंग्लिश लिटरेचर के ये सभी मूवमेंट्स थे, प्रिवेल कर रहे थे। क्या प्री रोमांटिक एज में? जी नहीं। क्या रोमांटिक एज में? जी नहीं। विक्टोरियन एज इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्री रैफलाइट मूवमेंट देखा जाए तो 1848 के आसपास है, ये भी उसी के आसपास है, ये लेटर है। एस्थेटिक मूवमेंट 1890s के आसपास है। तो आपको ध्यान देना है, ये पता होना चाहिए कि सारे मूवमेंट्स किस एज को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था उसका क्या उद्देश्य था? ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में जो रिवोल्यूशनरी थे वो चाहते थे कि हम कैथोलिक रूट्स की तरफ फिर से लौट जाएं। इतना आप समझ लीजिए, ये लोग चाहते थे कि हम कैथोलिक रूट्स की तरफ फिर से वापस लौट जाएं, जिनमें न्यूसन वगैरह थे। तो इसका आंसर देखते हैं। सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना चाहते थे? जी नहीं। ये कैथोलिक रूट्स की तरफ वापस जाना चाहते थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड को कैथोलिक रूट्स की तरफ वापस ले जाना चाहते थे। कैथोलिक रूट्स आप समझ रहे होंगे, जो कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंट्स का जब संघर्ष हुआ था उससे पहले जो कैथोलिक रूट्स थे। टू इस्टेब्लिश अ न्यू चर्च इस्टेब्लिश करना चाहते थे? जी नहीं। लिटरेसी बढ़ाना चाहते थे लोगों के बीच में? जी नहीं। इसका सिंपल सा आंसर है कि जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था उसका उद्देश्य था कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है हमारा, इसका कनेक्शन कैथोलिक रूट से जोड़ दिया जाए। और उनका उद्देश्य था एक तरीके से कि अपोस्टलिक सक्सेशन हो, वहाँ वही ट्रेडिशंस माने, वही हम सेक्रामेंटल लाइफ जिएँ। और ये लोग एक तरीके से अगेंस्ट थे, सेकुलरिज्म के एकदम अगेंस्ट थे, सेकुलरिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे एकदम। और जो प्रोटेस्टेंट इन्फ्लुएंस था इंग्लिश चर्च में
उसको भी एकदम अपोज करते थे कि हमें प्रोटेस्टेंट वाला जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं चाहिए। ये चाहते थे हमारा जो एंशिएंट अथॉरिटी था पहले, जो कि रिफॉर्मेशन से पहले था, उसको फिर से रिवाइव कर लिया जाए। और चर्च की जो होलीनेस पहले थी, पवित्रता जो पहले थी, उसको बहुत पवित्र माना जाता था, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती थी, उन्हीं को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया जाए। नेक्स्ट, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ गॉथिक फिक्शन। अगर आपने गॉथिक फिक्शन पढ़ा है बहुत अच्छे से, ये रोमांटिक एज के दौरान, और रोमांटिक एज से थोड़ा सा पहले अगर मैं कहूँ, जब मैरी शैली ने अपना फ्रैंकेस्टाइन वगैरह लिखा, उससे पहले बहुत सारे राइटर्स थे, तब ये प्री रोमांटिक एज की अगर मैं बात करूँ तो प्री रोमांटिक एज में ही ये गॉथिक फिक्शन प्रिवेल कर रहा था। उस समय कौन कौन से राइटर्स थे, ध्यान दीजिएगा। मैरी शैली, हाँ, इन्होंने भी फ्रैंकेस्टाइन लिखा है, जो गॉथिक फिक्शन उसमें एलिमेंट्स हैं। एनी रेडक्लिफ भी इसी मूवमेंट को बिलोंग करती हैं, ये भी। लेकिन इसके जो फाउंडर हैं उन्हें होरेस वॉलपोल कहा जाता है। फाउंडर ऑफ गॉथिक फिक्शन है होरेस वॉलपोल, और इनका एक बहुत फेमस नॉवेल है कासल ऑफ ऑटरेंटो। बहुत फेमस है कासल ऑफ ऑटरेंटो, OTRANTO, कासल ऑफ ऑटरेंटो, और ये 1764 में आया था। 1764 अगर आप देखें तो ये प्री रोमांटिक एज है, जिसे हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम डेकेडेंट मूवमेंट पर आ जाते हैं। डेकेडेंट मूवमेंट के बारे में बताना है कि ये मूवमेंट कब फ्लरिश किया। तो ध्यान दीजिएगा, डेकेडेंट मूवमेंट, आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट, ये 19th सेंचुरी के लास्ट में 1890s में जाकर फ्लरिश किए थे। 1890s में फ्लरिश किए थे, और इस समय विक्टोरियन एज रन कर रही थी। ये डेकेडेंट मूवमेंट अगर एक तरीके से देखा जाए 19th सेंचुरी में, तो ये एक तरीके से रिएक्शन था कल्चरल डिक्लाइन और सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट। इन्हें लग रहा था कि कल्चरली हमारा जो कल्चर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो चेंज कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये मूवमेंट, डेकेडेंट मूवमेंट, फ्रांस में फ्लरिश किया था। बाद में ये यूरोप में आया, US में आया, और इनका फोकस एक ही था, आर्टिफिशियलिटी पर। ये फोकस करते थे आर्टिफिशियलिटी पर, एस्थेटिसिज्म, आर्ट फॉर आर्ट सेक पर, कि आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए होती है, और कुछ सेंसुअल एक्सपीरियंसेस भी अपने ये प्रेजेंट करते थे अपनी राइटिंग में। सबसे पहले किसने यूज़ किया ये टर्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। और ध्यान दीजिएगा, ये कई बार TGT PGT के एग्ज़ाम में भी लिटरेरी टर्म्स में पूछा जा चुका है। तो किसने सबसे पहले यूज़ किया ये टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कई बार आप विलियम जेम्स को करेक्ट लगाते हैं आंसर, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। विलियम जेम्स ने इस टर्म को कॉइन किया था साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया गया था विलियम जेम्स के द्वारा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में किसने यूज़ किया था। तो लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में इस टर्म को यूज़ किया था मे सिंक्लेयर ने। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को डिस्कस किया था, कब किया था, जब इन्होंने डोरोथी रिचर्डसन का नॉवेल था, उनके नॉवेल्स को डिस्कस कर रही थी, तब इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में 1918 में। लेकिन जो विलियम जेम्स हैं, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में परहैप्स इस बुक को, इस टर्म को कॉइन किया था विलियम जेम्स ने। तो यहाँ लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में पूछा है केवल, वैसे ओवरऑल पूछा होता तो विलियम जेम्स आंसर होता, लेकिन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट लिखने से थोड़ा सा चेंज हो जाता है आंसर, मे सिंक्लेयर हो जाता है। इसीलिए बस दिया था ताकि आप दोनों चीज़ों को याद रखें। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी अगर ओवरऑल पूछे, ये लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट ना हो तो विलियम जेम्स आंसर करेंगे, अगर लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट लिखा है तो मे सिंक्लेयर। नेक्स्ट, डिस्कोर्स ऑन कोलोनियलिज्म। ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो सिंपल सी बात है, कोलोनियलिज्म और पोस्ट कोलोनियलिज्म भी आपके सिलेबस में ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये बुक है एक बहुत फेमस, डिस्कोर्स ऑन कोलोनियलिज्म, जो 1950s में लिखी गई थी।
ये एंटी कॉलोनियल टेक्स्ट कहा जाता है। कॉलोनियलिज्म जो था कि दूसरे देश पे कब्जा कर लेना, उसे अपनी कॉलोनी बना लेना, उसके अगेंस्ट ये बुक लिखी गई थी। ये बुक लिखी किसने थी, ये आपको आंसर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पोइट थे एमी सिजर, ये है दिया हुआ यहाँ पर। ये पोइट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने ही ये बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन कोलोनियलिज्म 1950 में। ये पोस्ट कोलोनियल टेक्स्ट है और इन्होंने इसमें जो डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिसेस थी, जो लोग कॉलोनी बना लेते थे, वो वहाँ के नेटिव्स को बहुत सताते थे, जो डीह्यूमनाइजिंग एक्टिविटीज़ करते थे, बारबरिक प्रैक्टिसेस वहाँ रन करते थे, उनको एक्सपोज किया था इस बुक में। नेक्स्ट है, हु क्वाइंड द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म है, बहुत फेमस है पोस्ट मॉडर्न एज में। अगर हम देखें इधर आके, तो ये टर्म किसने क्वाइन किया? ये टर्म क्वाइन किया मार्टिन एस्लिन। ये दिया हुआ है, मार्टिन एस्लिन ने ये टर्म क्वाइन किया था। एक बुक थी उनकी, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जो कि 1960 में थी। इनफैक्ट वो एसे था एक तरीके से देखा जाए, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड लिखा हुआ है। ये 1960 में अपने एसे में इन्होंने ये टर्म क्वाइन किया था मार्टिन एस्लिन ने, और कहा था, इसमें दिखाया था इन्होंने अपने इस एसे में कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, हमारा जीवन जो है, वो एक तरीके से एब्सर्ड है। उसी को ये ड्रामाज रिप्रेजेंट करते हैं जो इस थिएटर को बिलोंग करते हैं। और इनमें एक बहुत फेमस ड्रामा है जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोदो। वेटिंग फॉर गोदो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एक राइटिंग में एक स्टाइल था इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल। तो जो इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल को अपनाने वाले आर्टिस्ट थे, उनका मेन फोकस क्या होता था, ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ये इम्प्रेशनिस्टिक आर्टिस्ट जो थे, कोशिश करते थे कि जो प्रेजेंटेशन वो करें, जो डिपिक्शन वो करें, जो भी वो दिखाएं, जो भी वो लिखें, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो मोस्ट एक्यूरेट हो। ये इनका सबसे बड़ा पर्पस रहता था इम्प्रेशनिस्टिक का। इनका बेसिक फोकस होता था कि दे फोकस्ड ऑन द लाइट इन इट्स चेंजिंग क्वालिटीज एंड मूवमेंट एज पार्ट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। उन्हें लगता था जो हमने देखा, जो हमने एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, उसको हम बहुत एग्जैक्टली एज इट इज अपनी राइटिंग में प्रेजेंट करें। यही इम्प्रेशनिस्टिक राइटिंग थी। अब ऑप्शंस रीड करके देख लेते हैं। क्या इनकी थीम्स हिस्टोरिकल और रिलीजियस होती थी? नहीं। क्या ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाते थे अपने राइटिंग के तहत? नहीं। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स एंड सिंबोलिज्म को अपनाते थे? नहीं। ये बहुत एक्यूरेट डिपिक्शन करते थे, जो इन्होंने अनुभव किया है एक्सपीरियंसेस के द्वारा, अपने उन एक्सपीरियंसेस के द्वारा, अपने इंप्रेशंस के द्वारा हासिल की गई नॉलेज को बहुत एक्यूरेटली प्रेजेंट करते थे, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते थे अपनी राइटिंग। इम्प्रेशनिस्टिक मूवमेंट के जो आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट, किसे कंसीडर किया जाता है फाउंडर ऑफ द इमेजिस्ट मूवमेंट? इमेजिस्ट मूवमेंट के फाउंडर किसको माना जाता है? ये इमेजिस्ट मूवमेंट है, और इमेजिस्ट मूवमेंट का फादर जो है वो आप जानते हैं टी ह्यूम को कंसीडर किया जाता है। टी ह्यूम को फाउंडर माना जाता है इमेजिज्म का, और इनकी कुछ अर्ली पोइम्स वगैरह भी हैं, जिसका एक जैसे ऑटम थी, अ सिटी सनसेट थी, और इन्होंने कई सारे लेक्चर्स भी दिए इस मूवमेंट को जब स्टार्ट किया तो। और इनके आइडियाज़ ने बहुत इंस्पायर किया, जैसे इजरा पाउंड हैं, एफ.एस. फ्लिंट हैं, ये सब भी बाद में इस इमेजिस्ट मूवमेंट से जुड़ गए थे। नेक्स्ट, नीचे दी गई डेफिनेशंस में सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी लग रही है जो ओड को डिफाइन करती है? अब ध्यान दीजिए, ओड आप सब जानते हैं कि ओड इज़ ए पोइम ऑफ एलेबोरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर, solemn in tone, usually taking the form of an address, very often to some abstraction or quality। ओड की डेफिनेशन होती है कि ये बहुत सीरियस तरीके की पोइम होती है। एलेबोरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर, हमेशा मीटर में लिखी जाती है। solemn in tone, इसकी टोन बहुत सीरियस होती है। यूजुअली टेकिंग द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये हमेशा किसी नॉन लिविंग एंटिटी को एड्रेस करके लिखी जाती है, संबोधित करके लिखी जाती है, पर्सोनिफाई कर दिया जाता है। ये इसकी विशेषताएं होती हैं। बाकी ये पिंडारिक, होरेशियन, ये बात की बात है। तो ध्यान दीजिए, क्या ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है?
जी नहीं। क्या ये शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती है? नहीं, ये बैलेड की डेफिनेशन है। क्या ये सटायरिकल पोएम होती है? नहीं, इट इज़ अ लिरिकल पोएम जिसमें बहुत हाई फाई इमोशंस दिखाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका स्टाइल बहुत एग्जाल्टेड होता है ओड का। ओड इज ए पोएम ऑफ एलेबोरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर, सोलम इन टोन, यूजुअली टेकिंग द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, वेरी ऑफन टू सम एब्स्ट्रक्शन और क्वालिटी। तो इसकी जो थीम है वो बहुत एग्जाल्टेड, स्टाइल बहुत एलिवेटेड होता है। राइटिंग स्टाइल, चाहे आप ओ टू द बेस्टमेंट को ले लीजिए, आप उसका स्टाइल देखिए, उसकी लैंग्वेज देखिए, उसका प्रेजेंटेशन का तरीका देखिए, वो बहुत ग्रैंड है, एग्जाल्टेड, बहुत ग्रैंड है। किसने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लिटरेचर में? आपने अगर पढ़ाई की है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होंगे, खूब अच्छे से पता होंगे। और आप जानते हैं कि एनियड के हेनरी होबर्ट, अर्ल ऑफ सरे थे, इन्होंने एनियड का ट्रांसलेशन किया था। उस ट्रांसलेशन में सबसे पहले ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था, ऐसा कुछ है। तो देख लीजिएगा, द करेक्ट आंसर इज हेनरी होबर्ट। इन्हें अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है। इन्होंने ब्लैंक वर्स को सबसे पहले यूज़ किया था, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें। और जो बर्जिल का एपिक था एनियड, उसके ट्रांसलेशन में इन्होंने सबसे पहले ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था। ब्लैंक वर्स होता क्या है, अब ये भी आप जान लीजिए। इसमें अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लाइंस लिखी होती है, लास्ट में राइमिंग नहीं होती है और अनराइम्ड होती हैं। और मीटर जो होता है आयम्बिक पेंटामीटर होता है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका इंग्लिश में अगर आप देखें, पैराडाइज लॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज राइम स्कीम रेफर टू इन पोइट्री? ये राइम स्कीम क्या होती है ये आपको बताना है। आप जानते हैं जो लाइंस होती हैं उनके इंड वर्ड में जो पैटर्न ऑफ राइमिंग होता है, पैटर्न ऑफ सेम साउंडिंग, यूजिंग सेम साउंडिंग वर्ड्स होता है, उसी को राइमिंग स्कीम कहते हैं। देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ पोएम, जी नहीं। स्ट्रेस्ड सिलेबस का क्या पैटर्न है, पहले स्ट्रेस आ रहा है बाद में स्ट्रेस आता है, ये वो नहीं, ये भी नहीं। अगला है पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ लाइन्स, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जी नहीं। इस ऑप्शंस के हिसाब से थर्ड ऑप्शन सीम्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक विशेषता कौन सी है, फंडामेंटल विशेषता कौन सी है एपिक पोएम की। ध्यान दीजिएगा, अभी वो आया था ना शॉर्ट नैरेटिव पोएम, मैंने तुरंत कहा था बैलेड है ये। ऐसे ही एपिक जो है इट इज़ अ वेरी लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसका स्टाइल बहुत ग्रैंड होता है, जिसकी थीम बहुत ग्रैंड होती है। यही डेफिनेशन है शॉर्ट में। शॉर्ट रोमांटिक टेल, नो, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट अ सुपर हीरो, ये सही लग रहा है, बाकी पढ़ के देखते हैं। ह्यूमरस वर्स, नो। फिलोसॉफिकल डायलॉग, नो। दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एलिजी। आपको अब एलिजी की डेफिनेशन बतानी है कि एलिजी की डेफिनेशन क्या है। क्या एलिजी रोमांटिक बैलेड होता है? नहीं। क्या इसमें कॉमिक सटायर होती है, मजाक बनाई जाती है किसी की? नहीं। क्या ये ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है? नहीं। इट इज़ अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन, जिसमें कोई पर्सनल सॉरो पोइट एक्सप्लेन करता है, पोइट एक्सप्रेस करता है किसी पर्सनल सॉरो को, ऐसी पोएम एलिजी होती है। और वो पर्सनल भी हो सकती है और पर्सनल एलिजी के साथ साथ एक पेस्टोरल भी होती है, जिसमें इनडायरेक्टली पोइट जो है अपने दुख को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है और आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए गए इनमें कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है। शॉर्ट समरी ऑफ पर्सन्स अचीवमेंट्स, छोटे में लिख दिया जाए किसी व्यक्ति ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, क्या वो बायोग्राफी होती है। क्रोनोलॉजिकल लिस्ट हो, उसके पर्सनल डेटा दिया हो, कब बॉर्न हुआ, कैसे, क्या एक चीज़ डिटेल में लिखी हो, क्या ये होता है। या फिर एक डिटेल्ड लाइफ स्टोरी जिसमें व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस, उसकी पर्सनैलिटी, उसके सिग्निफिकेंट इवेंट्स ये सब दिए हों। अब इन तीनों ऑप्शंस के हिसाब से ये बेहतर है। फोर्थ देखते हैं, फिक्शनल नहीं, बायोग्राफी फैक्चुअल होती है, फिक्शनल नहीं होती। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
और बायोग्राफी आप अच्छे से समझ गए होंगे, पर्सन्स की लाइफ का अकाउंट होता है और किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लिखा जाता है, और ये बहुत जो मेजर पर्सनालिटीज़ होते हैं उनकी लाइफ के बारे में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो मिस्ट्री प्लेज हैं मिडिवल इंग्लैंड में जो लिखे गए थे मिडिल एजेस में, ये किस पर बेस्ड थे? क्या लाइफ ऑफ सेंट्स पर बेस्ड थे? क्या बाइबल की स्टोरीज पर बेस्ड थे? मॉरल एलिगरीज थी ये, या ग्रीक मिथ्स पर बेस्ड थे? तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में जो ड्रामा लिखने का फैशन है वो लिटर्जी प्लेज के साथ स्टार्ट हुआ। ये लिटर्जी प्लेज रिलीजियस थीम पर बेस्ड होते थे और चर्च के अंदर प्ले किए जाते थे। फिर ये दो सेक्शंस में बट गए, एक तरफ मिस्ट्री प्लेस हो गए और एक तरफ मिरेकल प्लेस हो गए। मिरेकल का मतलब चमत्कार। तो जो सेंट्स थे क्रिश्चियन धर्म के, उनकी लाइफ के चमत्कारों पर आधारित जो प्लेस थे वो मिरेकल प्लेस कहलाए, और जो बाइबल की थीम्स उठाकर जीसस क्राइस्ट की, वर्जिन मैरी की, इन चीज़ों पर जो लिखी गई कहानियाँ, जो प्लेस लिखे गए, वो मिस्ट्री प्लेस कहलाई। तो ये बाइबल की थीम्स पर आधारित होते थे, बाइबल की स्टोरीज पर आधारित होते। नेक्स्ट, हु रोड द कॉमेडी द क्लाउड्स? अब ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ये ग्रीक कॉमेडी है, क्योंकि ग्रीक ड्रामा भी जब आप पढ़ते हैं सिलेबस में, ट्रेजेडी, कॉमेडी ये सब पढ़ते हैं, तो आप इन्होंने पूछ दिया द क्लाउड्स ये कॉमेडी किसने लिखी है? तो ये एरिस्टोफेंस ने लिखी है। किसने लिखी है? ये ओल्ड कॉमेडी है, एरिस्टोफेंस के द्वारा लिखी गई, और ये ग्रीक राइटर है। ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीक राइटर है, उनकी है ये कॉमेडी द क्लाउड्स। ट्रेजाई कॉमेडी, ये टर्म किसने क्वाइन किया? ध्यान दीजिएगा, हु क्वाइंड द टर्म ट्रेजाई कॉमेडी? तो जो ट्रेजाई कॉमेडी टर्म है, हालांकि बाद में शेक्सपियर की कुछ कॉमेडीज़ को ट्रेजाई कॉमेडीज़ कहा गया, फिर एक फैशन चला अलग तरीके का, लेकिन ये जो टर्म है ये क्वाइन किया था प्लाउटस ने। ये रोमन ड्रामाटिस्ट थे 2nd सेंचुरी BC के, प्लाउटस, इन्होंने ही, प्लूटस भी कहते हैं प्लाउटस, इन्होंने ही ये टर्म क्वाइन किया था ट्रेजाई कॉमेडी। और ट्रेजाई कॉमेडी का सिंपल सा मतलब है किसी ड्रामा में ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक इवेंट्स, जो ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एलिमेंट्स को मिक्सअप कर दिया जाए किसी ड्रामा में, तो फिर वो ट्रेजाई कॉमेडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये बुक किसने लिखी? लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791 में। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? ध्यान दीजिए, ये बायोग्राफी है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, और बहुत फेमस बायोग्राफी है। ये किसके द्वारा लिखी गई? ये बुक लिखी गई थी जेम्स बॉसवेल के द्वारा, और जेम्स बॉसवेल अपनी इस बायोग्राफी के लिए ही जाने जाते हैं। जेम्स बॉसवेल ने लिखी थी लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ये ग्रेटेस्ट बायोग्राफी मानी जाती है जो कभी भी लिखी गई हो लिटरेचर के इतिहास में। ठीक है, इसमें डॉक्टर जॉनसन के अर्ली ईयर्स, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी एनेक्डोट्स, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ट्रैवल लिटरेचर? ये भी ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस का हिस्सा है ट्रैवल राइटिंग, जिसे आप ट्रैवलॉग वगैरह भी कहते हैं। ट्रैवल लिटरेचर की क्या विशेषता है, उसकी क्या डेफिनेशन है? क्या ये फिक्शनल वर्क होता है या नॉन फिक्शनल वर्क होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, फिक्शनल का मतलब होता है जो रियलिटी से थोड़ा हट के हो, जिसमें आप इमेजिनरी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। और कोई चीज़ नॉन फिक्शनल है तो नॉन फिक्शनल का मतलब फिर वो फैक्चुअल हो जाती है, उसके फैक्ट्स होते हैं, उसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रैवल राइटिंग सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो है फैक्चुअल राइटिंग होती है, इसमें फैक्ट्स होते हैं। आप कहाँ घूमने गए, आपने क्या क्या देखा और कैसे क्या देखा, वो सब लिखा जाता है। तो फैक्ट बेस्ड राइटिंग होती है ट्रैवल राइटिंग, अर्थात नॉन फिक्शनल राइटिंग होती है। और कुछ लोग जो हैं भाई जाते हैं घूमने तो 50 और चीज़ें ऐड कर देते हैं जो वहाँ पर नहीं होती हैं, तो फिक्शनल राइटिंग कंसीडर करेंगे आप उसे। फैक्चुअल अगर लिखा है किसी ने तो फिर नॉन फिक्शनल होगा। अब ध्यान देते हैं इस चीज़ से आगे बढ़ के कि क्या लिखा है ऑप्शंस में। फिक्शनल वर्क्स अबाउट मिथिकल लेजेंड्स, नहीं, जर्नी से रिलेटेड होती है ट्रैवल राइटिंग, यात्रा का वृतांत होता है, जर्नी के दौरान आपने क्या क्या देखा, उसका किस किस लोगों से मिले, ये डिस्क्रिप्शन होता है इसमें। नॉन फिक्शनल और फिक्शनल वर्क्स दोनों शामिल कर लिए इन्होंने।
जिनमें राइटर अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करता है ट्रैवल के दौरान, और वो एक्सपीरियंसेस लिटरेरी वैल्यू के होते हैं, फालतू के नहीं होते हैं। उन्हें हम ट्रैवल लिटरेचर कहते हैं। अब तक के हिसाब से ये डेफिनेशन सही लग रही है। ऑप्शंस बाकी रीड कर लेते हैं। ओनली फैक्चुअल गाइड्स टू द सिटीज एंड कंट्रीज, केवल ये बता देना कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये झील है, यहाँ पर ये नहीं। ध्यान देना, जब तक किसी राइटिंग की लिटरेरी वैल्यू नहीं है तब तक वो लिटरेचर का पार्ट नहीं है। फिर वो साइंस का पार्ट हो सकता है, फिर वो ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है, फिर वो हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है, और कहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग की जब एक लिटरेरी वैल्यू होती है, एस्थेटिक्स को फॉलो करता है वो, तब वो लिटरेचर का पार्ट बन जाता है। एडवेंचर नॉवेल्स जिनमें रियल वर्ल्ड की का कोई बेसिस नहीं होता है, सब फैंटेसी होता है, नहीं। सो ऑप्शंस के हिसाब से दिस सेकंड ऑप्शन इज एक्यूरेट। अब ये अलिट्रेशन की डेफिनेशन पूछी गई है कि अलिट्रेशन क्या होता है, और आप जानते हैं रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स होता है स्ट्रेस लेवल के पहले, वैसे देखा जाए तो। रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स नहीं, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड्स बिल्कुल सही, स्ट्रेस लेवल से पहले। ये आप थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप ये समझ पा रहे होंगे ये वाला पार्ट। रिपीटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड नहीं, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड पर्सन और एब्सेंट, ये तो एपोस्ट्रॉफी वगैरह रहता है। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अलिट्रेशन। वो सुना ना, सेली सेल सी सेल्स करके, वो अलिट्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है व्हाट इज लिटोटिस। लिटोटिस क्या होता है? सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि लिटोटिस की डेफिनेशन आपको पता कि ये क्या होता है। क्या एग्जैजरेशन फॉर इफेक्ट, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के हाइपरबोलिक अंदाज में प्रेजेंट किया जाए तो लिटोटिस होता है? जी नहीं। क्या डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए लाइक और एज का यूज करके? ये सिमिली होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको डेफिनेशन हो सकता है ना पता हो, ना पता हो तो ऑप्शंस रीड कर लीजिए। ये आपने समझ लिया कि ये तो भाई हाइपरबोली है, ये पढ़ लिया आपने कि ये तो लग रहा है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंटल साउंड, आप समझ गए कॉन्सोनेंट्स वगैरह की बात कर रहा है। आप इसे पढ़ते हैं कि ये तीन तो गलत हो गए। अफर्मेशन बाय निगेटिंग द अपोजिट, बिल्कुल सही कह रहा है कि अफर्मेशन बाय निगेटिंग द अपोजिट और यूजिंग अंडर स्टेटमेंट। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊं, आप कहते हैं ना दिस इज अ सिटी ऑफ नो फूल्स, तो ये जो नो फूल्स आपने यूज किया, ये लिटोटिस का एग्जाम्पल है, जिसमें आंसर आपका अफर्मेटिव होता है लेकिन आप यूज करते हैं डबल निगेटिव, और जबकि आपका मतलब होता है अफर्मेटिव बात कहना। तो दिस इज अ सिटी ऑफ नो फूल्स कहने का मतलब है यहाँ इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, यहाँ होशियार लोग रहते हैं, ठीक, बहुत क्लेवर लोग रहते हैं, इसका ये मतलब है। तो ये अफर्मेशन बाय यूजिंग डबल निगेटिव, और अपोजिट उसका मीनिंग निकलता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिटोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम लोग। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको चूज करना है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, क्लास 12 से आप ये पढ़ते आ रहे होंगे एग्जाम्पल कि कैमल का कंपैरिजन किया गया है शिप ऑफ डेजर्ट से। बीच में वर्ड ऑफ कंपैरिजन का यूज़ नहीं किया गया है, अर्थात कंपैरिजन इम्प्लाइड है। तो द करेक्ट आंसर इज मेटाफर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड इन डिफरेंट सेंसेस, एक शब्द बार बार आए पर उसका सेंस हर बार डिफरेंट हो, ये बताना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, उसे हम कहते हैं ये एंटरी क्लासेस, क्योंकि ये इनकी डेफिनेशंस मैच नहीं करती है। एंटनी क्लासेस है, हिंदी में आपने देखा होगा, पढ़े होंगे आप, तो वो श्लेष अलंकार वगैरह रहता है, पन भी रहता है, जिसमें एक शब्द एक से बार ज़्यादा बार आता है और हर बार उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आप प्लीज़ डेफिनेशन वगैरह देख लीजिएगा पढ़ के, यहाँ पर अगर चीज़ों को डिफाइन किया जाएगा तो इट विल टेक सो मच टाइम। कंबाइन इनटू वन सिंपल सेंटेंस, आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, अर्थात सिंपल सेंटेंस बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये भी सिलेबस का पार्ट है। सेंटेंस है आपका
आई सॉ अ लायन, मैंने एक लायन देखा और मैं भाग गया तुरंत ही। तो ये ऑप्शन है सीइंग अ लायन, लायन को देखकर मैं भाग गया, ये बिल्कुल करेक्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी का यूज़ होता है। आई रैन अवे सीइंग अ लायन, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज करेक्ट। आई सॉ अ लायन एंड रैन अवे, नो। हैविंग सीन अ लायन, ये तब यूज होता है जब एक घटना के बाद दूसरी घटना के बीच में स्पेस हो टाइम का, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही वॉज द मॉनिटर। इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है आपको। कोई भी रूल फार्मूला अपना सकते हैं, चाहे पार्टिसिपल हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्बियल क्लॉज हो, किसी का भी यूज़ करके बस आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, चाहे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके। तो पहले समझ लीजिए, रजत वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये रजत है, इसकी एक विशेषता ये है दिया हुआ, फ्रेज इन ए पोजिशन, द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, और एक यहाँ है द वॉज द मॉनिटर। तो चाहे एक काम कर लीजिए, इसको फ्रेज इन ए पोजिशन के द्वारा रजत के पास में रख लीजिए, रजत कॉमा द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास कॉमा वॉज द मॉनिटर, करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, रजत कॉमा, नहीं इसमें कॉमा नहीं लगा है, जब फ्रेज इन एपोजिशन होता है तो कॉमा लगा कर रखते हैं। रजत द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास वॉज द मॉनिटर, ये करेक्ट लग रहा है। बाकी देखते हैं, लेकिन इसमें फुल स्टॉप, रजत इसमें कॉमा नहीं है, रजत द बेस्ट स्टूडेंट इस, ये भी गलत है, यहाँ पर एक फुल स्टॉप और होना चाहिए तो बस, लेकिन हम पंक्चुएशन नहीं कर रहे हैं इसलिए ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट, कंबाइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग अ नाउन क्लॉज। अब इन्होंने क्लियर कर दिया है नाउन क्लॉज का यूज़ करना है हमें, जिसमें दैट का यूज़ होता है, इफ़ का यूज़ होता है, उन सब का यूज़ करना है, और हमें बनाना है इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक मेन क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। इट विल रेन, बारिश होगी, ऐसा एकदम तय लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन क्लॉज में ऐसा भी हो सकता है, इट विल रेन, इट सीम सर्टेन दैट इट विल रेन, या दैट इट विल रेन कॉमा इट सीम सर्टेन, ऐसे करके भी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इट विल रेन सीम सर्टेन, नहीं, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं आपस में। दैट इट विल रेन सीम सर्टेन, ये नाउन क्लॉज ही है। इट सीम्स सर्टेन रेन, नो, ये तो सिंपल तरीके से बना दिया है। रेन सीम सर्टेन, ये भी सिंपल सेंटेंस है, दो क्लॉज नहीं है इसमें, तो दो क्लॉज इसमें है, और नाउन क्लॉज का यूज़ भी हुआ है, कंजंक्शन का यूज़ भी हुआ है। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है आपको, दो सिंपल सेंटेंस ऐड करके। सेंटेंसेस हैं आपके पास, सी वॉज टायर्ड, वह बहुत थक गई थी। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो आपको अपोजिट बात लग रही है कि उसने थक भी गई थी तब भी उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो अब इनको आपको ऐड करना है, देख लेते हैं कोई ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। शी वॉज टायर्ड एंड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, दूसरा पढ़, सी वॉज टायर्ड बिकॉज, नहीं, सी वॉज टायर्ड ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, नहीं, ये पहले होता तो ये चल सकता था। नेक्स्ट, सी वॉज टायर्ड देयर फोर शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये भी एकदम एब्सर्ड लग रहा है उसके हिसाब से। ये सेंटेंस बेहतर होगा अगर ये होता ऑल्दो सी वॉज टायर्ड कॉमा शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये ज़्यादा बेहतर होता, समझ रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से कंजंक्शन का यूज़ हुआ है ये गलत है। अब हम अगर इसमें चूज़ करना हो तो हम फिर ए ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि इसमें कंजंक्शन का यूज़ गलत हुआ है, इसमें ये भी कंजंक्शन गलत है, सेंस के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, ये भी सेंस के हिसाब से नहीं बैठ रहा है। तो ले दे के हमारे पास केवल यही एक ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस है, सिलेबस का पार्ट है। राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश, इज माई फेवरेट डिश, वर माई फेवरेट, हैव बीन।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए अपने ब्रेन में, मान लो हमें नहीं पता है और हमें सिर्फ इस बात में कन्फ्यूज़न होना है कि सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी या प्लूरल, बस इतना ही कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। तो अगर एक वर्ब प्लूरल ठीक हो सकती है यहाँ पर, तो हो सकता है कोई दूसरी प्लूरल वर्ब भी फिट बैठ जाए वहाँ पर। इसलिए ऑड कौन सी है यहाँ पर? इज। तो यही ऑप्शन करेक्ट आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। और वैसे भी ध्यान दीजिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जो मिलकर एक ही डिश बनाते हैं। तो राइस एंड करी मिलकर एक ही डिश बनाते हैं, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और कैसे? माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये हाईएस्ट पीक सुपरलेटिव में दिया हुआ है, इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, THAN देन का यूज़ करना है। अब ऑप्शंस रीड करके देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी पीक इन द वर्ल्ड, एक ये ऑप्शन हमारे पास है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, देन के बाद एनी अदर का यूज़ होता है, तो ये गलत होता है। अगला है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर पीक्स, ये भी बिल्कुल सही है। एनी अदर पीक कह लीजिए या ऑल अदर पीक्स कर लीजिए इन द वर्ल्ड, अर्थात ये ऑप्शन अभी तक ठीक लग रहा है। बाकी को देखते हैं पढ़ के। माउंट एवरेस्ट इज ए हाई पीक, इसमें कंपैरेटिव डिग्री की फोर्स नहीं है। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज, ये पॉजिटिव डिग्री है। अब तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रीफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग, कौन सा प्रीफिक्स हमें यूज करना है एक वर्ड में? यह है मैथ वर्ड। इसमें कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है ताकि उसका मीनिंग हो जाए ए रिजल्ट फॉलोइंग अ डिजास्टर, किसी बहुत बड़ी प्रलय के बाद में जो रिजल्ट दिखाई देता है उसमें उस शब्द के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, आपके पास एंटी है, आप सेंटेंसेस यूज करते हैं ना आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ इसका मतलब बाद वाली घटना है, एज ए रिजल्ट। तो इसमें जो यूज होता है प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, शब्द में पहले जोड़ने वाले वर्ड को प्रीफिक्स कहते हैं, बाद में जो जुड़ता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो इसमें जो वर्ड जुड़ेगा वो जुड़ेगा आफ्टर मैथ, जिसका मतलब होता है बाद वाली घटनाएं। नेक्स्ट, कौन सा प्रीफिक्स हमें ऐड करना है ताकि हम एक मीनिंग बना सकें? डेप्यूटी काउंसिल, ये डेप्यूटी काउंसिल है, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम काउंसिल, इस वर्ड से डेप्यूटी काउंसिल वर्ड बनाना है हमें, तो कौन सा वर्ड, कौन सा प्रीफिक्स हमें यूज करना है? अब देखते हैं, आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो टर्म यूज होता है प्रॉस नो, वाइस काउंसिल नो, प्रोटो काउंसिल नो, ये प्रो काउंसिल, ये एक टर्म है प्रो काउंसिल, इसी को यूज़ करते हैं। प्रो काउंसिल इसका मतलब होता है डेप्यूटी काउंसिल। ये देख लीजिएगा, हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो शायद प्रो काउंसिल SEL हो या दूसरी लैंग्वेज का टर्म है ये दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो टर्म यूज़ होता है प्रीफिक्स के रूप में वो प्रो ही होता है, ये नहीं, प्रो काउंसिल कहते हैं उसे, प्रो कंसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफिक्स कौन सा यूज़ करना है यहाँ पर ताकि हमारा मीनिंग, हमें सफिक्स यूज़ करना है लीक में ताकि हमारा मीनिंग हो जाए कंडीशन ऑफ लीकिंग, लीकिंग वाली कंडीशन जिसे हम लीकेज कहते हैं। तो इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास है AG, तो लीकेज हो जाएगा वर्ड हमारा और उसका मीनिंग हो जाएगा कंडीशन ऑफ लीकिंग। सेंटेंस नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। What is the correct punctuation for the following sentence? अब ध्यान दीजिए, पंक्चुएशन करना है आपको। तो सबसे पहले तो होता है पहला लेटर कैपिटल कर लीजिए, ब्रिंग मी माई बुक, कॉमा
माई पेन एंड नोटबुक। ब्रिंग मी माई बुक पेन एंड नोटबुक, ये भी करेक्ट है। ब्रिंग मी माई बुक पेन एंड नोटबुक, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में इस वाले सेंटेंस को करेक्ट मानते हैं। इस कॉमा को हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, इसे हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, जहां हमें चीज़ों को एकदम क्लैरिफाई करके दिखाना होता है। तो वहाँ हम जब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रखी होती हैं तो हम उनमें एंड से पहले भी कॉमा लगाते हैं और उसे ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। ब्रिंग मी, मुझे लेकर आओ, माई बुक पेन एंड नोटबुक। तो पेन एंड नोटबुक एक साथ वर्ड ना लगें, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसको सेपरेट करने के लिए हम ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश जो स्टाइल है उसमें हम यही वाला स्टाइल फॉलो करते हैं, ए वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैसिव ऑफ द सेंटेंस आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, अ लेटर पहले आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी, थर्ड फॉर्म रिटन आ जाएगी, बाई मी हो जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। रोट बाय मी रॉन्ग, वॉज रिटन रॉन्ग, इज राइटिंग रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the passive of the Romans? What is the passive of the Romans? ये सेंटेंस है हमारा। The Romans expected to conquer Carthage। ये प्लेस को जीतने की कोशिश की उम्मीद थी रोमन्स के लिए, इसको पैसिव में बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन हमारे पास वर्ब है एक्सपेक्टेड, और हम ये भी कह सकते हैं चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कॉमन सब्जेक्ट है, सभी को रिफर कर रहा है, रोमन, सारे रोमन्स को रिफर कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, इसे हम इट वॉज एक्सपेक्टेड से बना सकते हैं। जैसे इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई द रोमन्स टू कनकर कार्थेज। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या सही है। सबसे पहले इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई द रोमन्स दैट दे वुड कनकर कार्थेज, ये तो एकदम बहुत ही अच्छे से स्टाइल से लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब बाकी सेंटेंस देखते हैं। कार्थेज वॉज एक्सपेक्टेड, नहीं, ये गड़बड़ है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं ऊपर। इट इज एक्सपेक्टेड बाई द रोमन्स दैट दे वुड कनकर कार्थेज, क्या ऊपर वाला सेंटेंस, अच्छा वॉज है, वहां पास्ट है एक्सपेक्टेड, तो वॉज वर्ब आएगी, अर्थात फर्स्ट वाला ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। द रोमन्स वर एक्सपेक्टेड, नहीं। सो एज पर द ऑप्शंस, ऑप्शन 1 इस सेंटेंस का सही पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है इसे सेंटेंस को, और इनडायरेक्ट स्पीच आप जानते हैं, ही सेड अफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट लगा दीजिए, ही वॉज कर दीजिए। अब देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा सही है। ही सेड ही इज रॉन्ग हो गया, ही सेड दैट ही वॉज ये ठीक लग रहा है, ही सेड दैट ही वेट्स रॉन्ग है, विल वेट रॉन्ग है, बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ये प्रैक्टिस पेपर बहुत बेसिक लेवल का बनाया गया है ताकि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें आपको रखी जाएं और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका मॉक टेस्ट टफ होते जाते हैं। नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स है एक तरीके से, और यहाँ वर्ब को फिल करना है। इफ यू, और ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है इसमें, क्योंकि रूल है जब दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर को वो दिखाते हैं तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में। कोई कंडीशन जो फ्यूचर में होने वाली हैं घटनाएं और कंडीशनल तरीके से जुड़ी हों तो पहला वाला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और कॉमा के बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्क, इफ यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द करेक्ट मैच। इसमें आपको मैचिंग करनी है सिंगुलर और प्लूरल के बीच में,
कुछ फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल आपको बनाना है और देखना है कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। सबसे पहले दिया है अडेंडम का अडेंडा, ये करेक्ट होता है। एजेंडम का एजेंडा, ये भी करेक्ट होता है। ये एल्बम का एल्बुमेन, ये रॉन्ग होता है। एल्गी एल जगह एल्गी, ये भी करेक्ट होता है। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रीड बढ़ते हैं। द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस का करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म बताना है आपका। अबंडेंस नाउन है और इसका मतलब होता है प्लेंटी। कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ग्रेट क्वांटिटी में आपके पास हो तो अबंडेंस कहलाता है। इसका एडजेक्टिव होता है अबंडेंट। ऑप्शंस देखते हैं। अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, ये एडजेक्टिव होता है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, वर्ड सेम है। अबंडेंट एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट, एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब बोस्ट। ये वर्ड है आपके पास बोस्ट, वर्ब है ये वर्ब से आपको एडजेक्टिव बनाना है। और एडजेक्टिव बनाएंगे तो देखेंगे बोस्टेड, नहीं, ये तो वर्ब ही है। बोस्टिंग, ये भी नहीं, ये तो नाउन तरीके से लग रहा है, जीरेंट के तरीके से। बोस्टी, नो। बोस्टफुल, जैसे ब्यूटी का ब्यूटीफुल एडजेक्टिव बन जाता है, वैसे ही है बोस्ट का बोस्टफुल। अब यहाँ ट्रांसलेशन आ गया है आपका हिंदी टू इंग्लिश। लड़का हंसाया गया, ये कॉजेटिव वर्ब है। ये कॉजेटिव वर्ब का यूज़ है यहाँ पर, जिसमें मेक, कॉज, गेट है आपका यूज़ करते हैं। लड़का खुद नहीं हंसा है, उसे किसी दूसरे ने इंस्पायर किया है हंसने के लिए, मोटिवेट किया है हंसने के लिए। तो एक्शन किसी और के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन है अ बॉय वॉज मेड टू लाफ। ऑप्शंस हैं आपके, अ बॉय गॉट टू लाफ, अ बॉय बेंट लाफिंग, हंसता ही गया, नहीं, नन ऑफ दीज। अब आपके पास दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अ बॉय वॉज मेड टू लाफ। और ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आता ही आता है कि जब मेक को पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो इसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है। और टीजीटी पीजीटी में भी ये कई बार आ चुका है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, वह उतनी तेज़ है जितनी तेज़ बिजली, इसका ट्रांसलेशन करना है। और जितनी तेज़ उतनी तेज़ के लिए आप समझ गए होंगे, एज का हम यूज़ करते हैं। सी इज़ एज स्विफ्ट एज लाइटनिंग, ये करेक्ट लग रहा है। सी इज़ एज फास्ट, फास्ट नहीं, यहाँ फास्ट का मीनिंग नहीं बन पा रहा। सी इज़ वेरी फास्ट लाइक लाइटनिंग, नो। सी इज़ नॉट लेस, नहीं। यहाँ स्विफ्ट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पीड से मतलब है स्विफ्ट से, वह इतनी स्विफ्ट है, दौड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्विफ्ट की बात हो रही। दिस इज द करेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है कि वह बाल बाल बच गया। नैरो एस्केप कहते हैं इसके लिए, बाल बाल बच जाने के लिए, है ना। इसमें बाल का कोई रिलेशन नहीं है, ये फ्रेज है एक इडियम तरीके से। तो ही वॉज नैरोली एस्केप्ड, ही एस्केप्ड बाई हेयर्स ब्रेथ नहीं, ही हैड अ नैरो एस्केप, यही कहने का सही तरीका होता है। ही हैड अ नैरो एस्केप, ही एस्केप्ड लिटिल बाई लिटिल, नो, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, आपको पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना है जो अंडरलाइन वर्ड है, और अंडरलाइन वर्ड है यहाँ फास्ट। समझ रहे हैं, आपको बताना है कि फास्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। पहले हम सेंटेंस को रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सी स्पोक, उसने बोला, बहुत फास्ट मैनर में, बहुत तेज मैनर में बोला। अब आपको बताना है कि ये क्या है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें देखें, फास्ट जो है कॉमनली एडजेक्टिव होता है, और जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये नाउन वगैरह को क्वालिफाई करता है। इस सेंटेंस में देखा जाए, वर्ब का जो रोल है
फास्ट मैनर, ये मैनर नाउन है और नाउन से पहले आया है ये एडजेक्टिव है। अगर हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं जैसे कि ही रैन फास्ट, ही स्पोक इन अ फास्ट मैनर, ये यहाँ पर मैनर की विशेषता बता रहा है, समझ रहे हैं। और वैसे इसको ये जो है फास्ट जो है एडवर्ब भी होता है। जैसे अगर कहा जाए किसी सेंटेंस में कि ही रैन फास्ट, तो वहाँ वो फास्ट की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा अगर ये ज़्यादा बेहतर करते, इस तरीके से अंडरलाइन करते इन अ फास्ट मैनर, तो ये फास्ट मैनर पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है पूरा इन अ फास्ट मैनर, समझ रहे हैं। तो ये सेंटेंस ज़्यादा बेहतर होता, कंप्लीट मीनिंग दे पाता कि इन अ फास्ट मैनर जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, समझ गए, ये एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज का काम करता और ये एडवर्ब फ्रेज इस वर्ब की विशेषता बतलाता, तब ये इसका आंसर करेक्ट है एडवर्ब। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए था। नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि विलियम शेक्सपियर कब बॉर्न हुए थे, 1564 में बॉर्न हुए थे, 23 अप्रैल उनकी डेट थी, तब उनका डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1564, और बॉर्न कहाँ हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर का सोनेट नंबर जो 29 है उसमें हु डज द स्पीकर फील इज अगेंस्ट हिम, स्पीकर को क्या लगता है कौन उसके अगेंस्ट है उस पोइम की स्टार्टिंग में, शुरुआत में, तो उसे लगता है भाग्य उसके विपरीत है और लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी मजाक बना रहे हैं, तो लोग उसे घूर रहे हैं, उनकी आईज उनके अगेंस्ट है, ऐसा लगता है इस सोनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मिल्टन को एक निकनेम दिया गया था लेडी ऑफ द क्राइस्ट, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ऐसा क्यों नाम दिया गया था उन्हें, तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। क्योंकि रिलीजन में बहुत डिवोशन था, क्राइस्ट कॉलेज में उनके बहुत प्यार था, उनकी राइटिंग्स क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई थी, नहीं, वो फेमिनिन ब्यूटी, लेडी की तरह सुंदर लगते थे, बहुत सुंदर कलर था उनका, एकदम फेयर कलर था उनका, और फीमेल की तरह वो ब्यूटीफुल लगते थे बहुत, इसीलिए उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है, फेमिनिन ब्यूटी और फेयर अपीयरेंस की वजह से। अगला है जॉन डन इज बेस्ट नोन एज द लीडिंग पोइट ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट, कौन से लिटरेरी मूवमेंट के लीडर माने जाते हैं जॉन डन, तो आप जानते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के वो लीडर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर पोप किस तरीके की राइटिंग के लिए फेमस हैं, किस तरीके की वर्स फॉर्म यूज़ करते हैं अपनी पोइम्स में, तो ध्यान दीजिएगा हीरोइक कपलेट्स, उनकी जितनी भी पोइम्स हैं वो हीरोइक कपलेट्स को यूज़ करती हैं, और जिस एज को वो बिलोंग करते हैं, न्यू क्लासिकल पीरियड को, उस समय एक ही फैशन था कि पोइट्री हीरोइक कपलेट्स में ही लिखी जाती थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट है टॉमस ग्रे वॉज बॉर्न इन विच ईयर, टॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ था। टॉमस ग्रे आप जानते हैं इन्हें ट्रांजिशनल पोइट माना जाता है, प्री रोमांटिक पोइट कंसीडर किया जाता है इन्हें, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1716, 26 दिसंबर 1716 कौन है, लंदन में इनका डेट ऑफ बर्थ है, वहीं इनका जन्म माना जाता है टॉमस ग्रे का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम कंसीडर की जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में, और इंग्लिश लिटरेचर में उसका बहुत बड़ा रोल है, तो वो है द प्रिल्यूड जो 1850 में पब्लिश हुई थी। इनकी डेथ के थोड़े से बाद इनकी वाइफ के द्वारा उसे पब्लिश किया गया था, द प्रिल्यूड को, जिसे स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबी शैली कब बॉर्न हुए थे, रोमांटिक पोइट हैं, यंगर जनरेशन को बिलोंग करते हैं, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1792। अगर आपको 1792 याद है तो फिर अब इसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, 1792 करेक्ट है। 4 अगस्त 1792 को उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और इनका जन्म जो हुआ था एक जगह थी फील्ड पैलेस, हॉर्शम, वेस्ट ससेक्स में, इंग्लैंड में,
वहाँ इनका जन्म हुआ था। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने 120 में 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए। 60 क्वेश्चंस का पार्ट जो है 1 घंटे के बाद मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि कंटिन्यूसली बोलते बोलते भी मैं टायर्ड हो गया हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूँ, जिसमें बचे हुए 60 MCQs इस मॉक टेस्ट के होंगे यहाँ पर। सो अभी के लिए इतना ही। 1 घंटे के बाद, तब तक आप इसको देखिए, इसके बाद मैं आपके लिए उस वीडियो को भी लेकर आता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।